ये बहुत चैलेंजिंग इशू आने वाला है। अगर थर्ड वेव जैसा एक्सपेक्टेड है, प्रेडिक्टेबल है, ऐसा हुआ और बच्चे चपेट में आए, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस तरह की व्यवस्था अभी हिंदुस्तान में नहीं है। डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड, डेडिकेटेड आईसीयू और डेडिकेटेड रिक्वायरमेंट। इसको थोड़ा आंकड़े से मैं समझा दूं। अगर इस तरह की चीज आती है तो लगभग हमें 2 लाख एट ए टाइम बच्चों के लिए आईसीयू बेड की जरूरत होगी। कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में बच्चों का आना भारत के लिए कैसे बन जाएगा चुनौती, इस पर यह कहना है डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जो धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और जाने माने कैंसर सर्जन हैं। नमस्कार, आज है गुरुवार 20 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अब घर में कर सकेंगे कोरोना की जांच, आईसीएमआर ने दी टेस्ट किट को मंजूरी। उधर देश में वैक्सीनेशन ग्राफ में लगातार 6 दिन से गिरावट का दौर जारी। 20 लाख से कम लोगों को लगाया गया टीका। महाराष्ट्र में कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में आए युवाओं की संख्या दोगुनी। 30 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा प्रभावित। वहीं बेंगलुरु में पिछले 2 महीनों में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों में 56% मौतें 20 से 49 साल की उम्र के लोगों की। चक्रवात ताउते की चपेट में आए जहाज बार्ज P-305 पर मौजूद 26 क्रू मेंबर्स की मौत, 49 अब भी लापता। अरब सागर में नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल गाजा युद्ध से गाजा में हालात और बदतर। 9 दिनों से जारी है जंग। बमबारी में तबाह हुई इकलौती कोरोना परीक्षण लैब। हजारों की तादाद में लोग कर रहे पलायन। अब खबरें काम की। अब कोरोना से पूरी तरह ठीक होने के 3 महीने बाद लगवा सकते हैं वैक्सीन। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब अंडर ग्रेजुएट और पीजी कोर्स के लिए होंगे सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचाएं बच्चों को। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार से। कई एक्सपर्ट्स के अनुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। इसे लेकर कई राज्यों ने अभी से अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना की पहली लहर के मुकाबले इसकी दूसरी लहर में कई बच्चों के संक्रमण की चपेट में आने से ये चिंता और बढ़ गई है। कर्नाटक और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बच्चे इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार, किस आधार पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका ज्यादा है? जी, सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लें लहर किसको कहते हैं। संक्रामक बीमारियों में इस तरह की कोई चीज मेडिकल साइंस में नहीं होती है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए, साधारण भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, जो भी लोग समुद्र के किनारे कभी खड़े हुए हैं देखते होंगे, टाइड ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ था, एक लहर आती है, किनारे को छूती है, वापस जा रही होती है और दूसरी लहर उसके पीछे से आ रही होती है। लेकिन कभी भी पानी का जो कांटेक्ट है खत्म नहीं होता है। सिमिलरली वायरस का जब पीक हो रहा होता है उसको हम लहर कहते हैं, फिर ये डाउन होता है, दूसरा पीक जब लेने लगता है इसको लहर कहते हैं। लेकिन इस बीच केसेस कम होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब वातावरण में वायरस अभी भी मौजूद है, सिर्फ उसको न्यू ह्यूमन बॉडी की तलाश है, इतना अंतर होता है। अब बात है बच्चों में क्यों। 60+ वैक्सीनेशन हो चुका है, ये ठीक है, 100% पॉपुलेशन को नहीं हुआ है, 45+ चालू हो गया है। बच्चों में संक्रमण की दर इसलिए कम थी कि इसमें स्पाइक प्रोटीन जितना था वायरस में, जहां अटैच होता है ACE2 रिसेप्टर लंग में, इसमें मैचिंग नहीं आ रही थी, तो बच्चे कम इन्फेक्ट हो रहे थे। यही वृद्ध लोगों में, बीपी के रोगों में या डायबिटिक पेशेंट है, इनमें ACE2 रिसेप्टर का ओवर एक्सप्रेशन होता है। तो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन कम भी हो तो ये अटैच होकर इन्फेक्ट करता है।
और अगर मान लीजिए कि स्पाइक प्रोटीन बढ़ जाए और ACE2 रिसेप्टर उतना ही रहे, जैसे कि हो रहा है डबल म्यूटेंट वायरस में, स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन है और बच्चों के फेफड़े में ACE रिसेप्टर कम भी है जहां इसको अटैचमेंट लेना है, तो भी ये सफिशिएंट वायरस का नंबर एंड वायरस की क्वालिटी होगी जो बच्चों को इन्फेक्ट करेगी। दूसरा, बच्चे अभी तक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं कर पाए हैं क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नहीं उनको ये मिला है। तो ये बहुत चैलेंजिंग इशू आने वाला है अगर थर्ड वेव जैसा एक्सपेक्टेड है, प्रेडिक्टेबल है, ऐसा हुआ और बच्चे चपेट में आए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस तरह की व्यवस्था अभी हिंदुस्तान में नहीं है, डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड, डेडिकेटेड ICU और डेडिकेटेड रिक्वायरमेंट। इसको थोड़ा आंकड़े से मैं समझा दूं, अगर इस तरह की चीज आती है तो लगभग हमें 2 लाख एट ए टाइम बच्चों के लिए ICU बेड की जरूरत होगी, पीक के टाइम में बता रहा हूं। और आज हिंदुस्तान में टोटल मिला के 90,000 पीडियाट्रिक बेड हैं, तो ये डिस्क्रिपेंसी है इस समय। लेकिन एक अच्छी बात और है, भगवान करे वायरस का म्यूटेशन लो विरुलेंस का हो जाए, फर्दर जो म्यूटेट कर रहा है, या ये जो म्यूटेशन होके वायरस इन्फेक्ट करने वाला हो। नॉर्मली बच्चों में इम्यूनोजेनिसिटी एंड इम्यून मॉड्यूलेशन अच्छा होता है। अच्छा होने से मतलब ये होता है कोई अगर एंटीजन आया तो बहुत तेजी से प्रतिरोधक क्षमता बना के बच्चे हल्के फुल्के तकलीफ से खांसी सर्दी जुकाम होकर निकल जाते हैं। यही वजह है कि टीकाकरण जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल है उसमें टीकाकरण बच्चों में लगाया जाता है। एक, इम्यूनिटी बहुत तेज डेवलप करते हैं बच्चे, और दूसरा कि बचपन से ही इस बीमारी से वो प्रोटेक्टेड रहें। ये एक अच्छी बात है कि बच्चों में अगर होता भी है तो हो सकता है हालत अति गंभीर ना हो, लेकिन आशंका के तौर पे हमें तैयारी रखनी चाहिए। बेशक वो तैयारी बेकार चली जाए, जरूरत ना हो, ये ज्यादा खुशी की बात होगी बनस्पत की तैयारी हम ना करें और उस समय अफरा तफरी मच जाए जैसे अभी कुछ 15-20 दिन पहले तक हालत थी। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में संक्रमण कुछ ज्यादा ही तेजी से फैला और इसने बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। तीसरी लहर की जो बात कही जा रही है, क्या संक्रमण का इससे कोई अलग रूप देखने को मिल सकता है? और अगर है तो उसके लिए हमें किस तरह की अलग तैयारियां करनी होंगी? खासतौर पर बच्चों को इससे बचाए रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतना होगा? जो दूसरी लहर में आपने देखा संक्रमण की रफ्तार तेज हुई, यंगस्टर्स इन्वॉल्व हुए, 2-3 वजह रही। एक, सोशल इशू, पब्लिक में परसेप्शन आ गया 16 जनवरी 2021 में कि अब वैक्सीनेशन आ गया मतलब हम सब लोग सुरक्षित हैं, जो गलत अवधारणा थी। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो लोगों ने समझा कि अब कोरोना खत्म हो गया, अब कोई रिस्क नहीं है, तो प्रॉपर पार्टी गैदरिंग और बहुत सारी चीजें जो चली इसके कारण हुआ। अब थर्ड वेव को रोकने के हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अगर वैक्सीनेशन के स्पीड को हम बढ़ा लें, एक्सपेक्टेड है 2 महीने से 2 महीने 10-15 दिन के आसपास थर्ड वेव होना चाहिए, तो अगर हम वैक्सीनेशन की स्पीड को आज भी बढ़ाएं, मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करें। नंबर 2, जो अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया, बच्चों पे वैक्सीन ट्रायल हो चुका है और कई कंट्री ने लगाना चालू कर दिया है 12 साल से ऊपर के बच्चों को, उनको इंक्लूड करें। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बच्चे संक्रमित हो भी जाएं तो क्षति न हो, इसके लिए बच्चे की जीवन शैली में आज से सुधार करना जरूरी है। क्या क्या सुधार है? इंपॉर्टेंट, खाना, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर टाइप की चीजें जो भी बच्चे खाते हैं, नोइंगली अननोइंगली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, उसको बंद कर दें। शुद्ध भारतीय भोजन पे हैं। अगर बच्चे में मोटापा है तो CDC अमेरिका ने यह भी कहा है कि मोटापा वाले बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण अति गंभीर रूप ले सकता है। मोटापा कम कराएं, घर पे योगासन कराएं, जितना हो सके बच्चों को हाइड्रेटेड रखें और जो विटामिन C और प्रोटीन की मात्रा इनके खाने में ज्यादा हो। इसका मतलब कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, नींबू, आंवला, संतरा से विटामिन C मिलेगा, शुद्ध भारतीय भोजन से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर ये सारी तैयारी हम कर लें तो बच्चों की क्षति हम कम कर सकते हैं। स्कूल खोलने के बारे में भी सरकार को अभी कुछ महीनों तक तो नहीं ही सोचना चाहिए, एक तरह से लगता है। और दूसरी बात, लक्षणों की अगर हम करें तो कैसे पहचाने, क्या क्या लक्षणों पर माँ बाप खास तौर पर ध्यान दें अगर उन्हें अपने बच्चों में दिखे? क्या असिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, ऐसा लगे कि कोई लक्षण नजर ही नहीं आ रहा है तब भी वो कुछ एहतियात बरतें? जी, बच्चों में जैसे बाकी लोगों में हुआ,
मैक्सिमम केसेज एसिम्टोमेटिक कैरियर रहेंगे और कुछ दिनों बाद नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब उनका टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, मतलब कोई लक्षण नहीं आएगा। जो सिम्टोमेटिक ग्रुप होगा बच्चों का, कॉमनली जो अमेरिका में देखा, यूके में देखा, कॉमनली सोर थ्रोट, मतलब गले में दर्द, खांसी, नजला, यही समस्या उसमें भी है। जो बच्चों में एक समस्या होगी जो बड़ों में नहीं होती थी, वो अपने सिम्टम को, अपनी तकलीफ को समझ नहीं पाते हैं और बच्चा इरिटेबल महसूस करेगा, चिड़चिड़ापन आएगी, भूख नहीं लगेगी बच्चों की, या अनएक्सप्लेन्ड कहेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उसको लो ग्रेड फीवर है, मैलेज है, मतलब शरीर में थकावट महसूस हो रही है, इसलिए बच्चा सिंपली कहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, आप पैनिक ना हो, ढंग से किसी पीडियाट्रिशियन को, बच्चे के डॉक्टर को दिखाइए, इवेलुएट कर लेंगे, और अगर कोरोना जैसी तकलीफ हो भी रही है, प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज शुरू कर देंगे और बहुत साधारण इलाज होगा, इम्यून सिस्टम अटैक करेगा वायरस पे, बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंशुमान कुमार, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान के साथ खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में गिरावट का रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1900 में हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म। 1932 में भारत में गरम दल के नेता और क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल का निधन। 1995 में रूस ने किया मानव रहित अंतरिक्ष स्पेक्ट्र का सफल प्रक्षेपण। बात करते हैं मौसम की। चक्रवाती तूफान ताउते का असर। पिछले 24 घंटों में मई के महीने में दिल्ली में लगातार हुई बारिश ने बनाया रिकॉर्ड। तापमान में भारी गिरावट, 70 साल का रिकॉर्ड टूटा। अगले 24 घंटे तक नहीं बदलेगा मौसम, बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का दौर रहेगा जारी। अब बारी सुविचार की। विवेकानंद ने कहा था, अपने आप से कहो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं कहने से सांप का विष भी असर नहीं करता। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।